चलो ठीक है अरूप, फिर हम निकलते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात हमारे घर पर होगी जल्द। आप पूरी फैमिली ने आना है। नाश्ते के फौरन बाद बासिक खान ने उठकर वापसी की इजाज़त तलब की। इनके लहजे में वही मखसूस ठहराव था जो एक बड़े भाई की शख्सियत का खासा होता है। जी भाई, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। अरूप ने तभी आवाज़ में जवाब दिया, मगर इसकी नजरें भाई के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने भतीजे यारन के चेहरे पर थी। वो इसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। चेहरे को हमेशा सबका बोझ उठा लेता था मगर अपनी कभी नहीं दिखाता था। बासिक खान सबसे गले मिलकर बाहर खड़ी गाड़ी में जा बैठे। तबरेज़ और माहिद ने रुखसत करने बैरूनी दरवाजे तक आए, मगर यारम अंदर ही रुका रहा। अरूप ने इसका हाथ थामा इतनी मजबूती से कि यारम को लगा जैसे वो हाथ नहीं कोई सवाल थामे हुए है। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। कोई बात की, कोई हंसा, मगर इस कमरे में सिर्फ वो खामोशी थी जो बोलने से ज्यादा कहती है क्यों परेशान है। यारम ने धीमे से पूछा। इसकी आवाज अरूप के माथे की शिकनों को छू कर गुजरी। इसने अपना हाथ अरूप के कांधे पर रखा, नरमी से, जैसे यकीन दिला रहा हो कि वो यहाँ है। रिश्ते में फूफी और भतीजे का रिश्ता कम और माँ बेटे की अपनाई ज्यादा महसूस हो रही थी। अरूप ने एक गहरी सांस ली। तुम जानते हो कि मैं क्यों परेशान हूँ? फिर क्यों पूछ रहे हो? इसके लहजे में थकन थी, वो थकन जो रातों की नींद से नहीं सोचते सोचते आती है। तो मैं कहूँगा परेशान ना हो, इसकी जिंदगी है। इसने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा, मगर वो अबीरा के लायक नहीं है। अरूप ने फौरन बात काटी। इसके लहजे में वो तेजी आ गई जो सिर्फ माँ के दिल से निकलती है। इस लड़की के लहजे में इतनी तेजी है, कुछ भी नहीं सोचता। कहाँ मेरी बेटी हर बात सोच समझकर बोलने वाली, रिश्तों की इज्जत करने वाली, और कहाँ वो यारम ने कुछ नहीं कहा। बस अरूप की आंखों में देखता रहा। वो ममता थी, खौफ था, और वो बेबसी जो इस माँ की होती है, जो बेटी को रोकना भी नहीं चाहती, वहाँ रुकना भी नहीं चाहते। वो आयशा से मुस्कुराई। फैसला इसे खुद करने थे। आप परेशान न हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। जब आपने इसे फैसला लेने की आज़ादी दी है तो अब इसके फैसलों पर यकीन भी करें। हो सकता है जो वो देख रही हैं वो हम ना देख पा रहे हों। अरूप खामोश हो गई। यारन की बातों में वो ठहराव था जो सामने वाले के इस्तराब को लम्हों में कम कर देता था। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही जैसे इसके अल्फाज की गहराई को अंदर उतार रही हो। फिर इसने नजरें उठाई। यारम, तुमसे एक बात पूछूं? जी जरूर पूछे। अगर मेरी बेटी जिंदगी के किसी मोड़ पर अपने फैसले पर शर्मिंदा होकर, अरूप की बात अधूरी रह गई। यारम ने नरमी से टोक दिया, ऐसा मत कहें। इसकी आवाज में न गुस्सा था न तंबी, बस एक ऐसी सच्चाई जो अरूप के तसव्वुर को जड़ से काटने लगी। आप जो कहना चाहती हैं मैं समझ रहा हूँ, मगर जो दिल के करीब होते हैं इनके लिए ऐसी बद्दुआएं नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि इसे वो खुशी मिले इसी शख्स के साथ जिसके साथ वो रहना चाहती है। अरूप ने इसके चेहरे को देखा और खामोश रही। यारम ने एक लम्हा रुक कर कहा, दूसरी बात यह कि जिन्हें खुदा से दुआओं में मांगा हो, इनके लिए फैसले करते हुए सोचा नहीं जाता। इसकी आवाज़ यहाँ आकर जरा भारी हुई। इतनी के अरूप ने महसूस किया अल्लाह हासिल की तकलीफ सिर्फ इसे पता होती है जिसने इसे महसूस किया हो। यारम ने खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर इन अल्फाज के पीछे जो दर्द था वो छुपाए नहीं छुपा। रूप समझ गई ये सिर्फ अबीरा के बारे में नहीं कहा गया था। कमरे में एक लम्हा ठहर गया। रूप के लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट आई। आंखें नम थी मगर दिल कुछ हल्का हो गया। इस बच्चे की समझदारी हमेशा इसे हैरान कर जाती थी, मगर आज इस समझदारी के पीछे छुपा दर्द देखकर इसका दिल भराया था। अब मुझे इजाजत दें, सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। यारम ने जाने के लिए कदम उठाया। उसका लहजा फिर से हल्का था, जैसे वो भारी लम्हा खुद पर ओढ़कर आगे बढ़ गया हो। अरूप भी मुस्कुराई। हाँ जाओ, आराम से जाना। इस्लामाबाद पहुंचते ही कॉल करना, रोज तुम्हारा फोन आना चाहिए। जो हुक्म, रोज फोन करूंगा। यारम ने सादत मंदी से सर झुकाया, मगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो माफी नहीं मिलेगी। बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यारम ने झुककर मोहब्बत से अपनी फूफो का माथा चूमा और तेजी से गाड़ी की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। अरूप दरवाजे पर खड़ी इसे इजाजत देती रही। हॉल में अब एक सुकून भरी खामोशी थी, मगर अरूप के दिल में यारम की कही हुई बातें किसी दुआ की तरह गूंज रही थी, और इन बातों के पीछे छुपा वजूद इसने आज पहली बार देखा था, वो भी। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है और सांस लेना भारी कर देती है। ईज़ल, 5 मिनट में नीचे आओ, हमें निकलना है। आर्यान से अपने साथ स्कॉटलैंड ले जाने की बात कर रहा था। भाई मैं नहीं जाऊंगी। ईज़ल की आवाज़ कांप रही थी। वो कांपा जो इस वक्त आता है
जब इंसान अपनी आखिरी हद पर खड़ा हो और आंखें सिर्फ खुला हो, कमरे की दीवारें अभी तक आर्यन के इस दहाड़ का बोझ उठाए खड़ी थी, जिसकी गूंज नीचे हॉल तक पहुंची थी। आप पहले जाकर मौलवी साहब से बात करें, अभी गुंजाइश है। मैंने सुना है कि 3 तलाकें अगर गुस्से में दी जाएं तो गुंजाइश होती है। आप जाएं, बात करें। वो मिन्नत नहीं कर रही थी, वो तो बस इस रिश्ते को दोनों हाथों से थामने की कोशिश कर रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह मुट्ठी से सरक रहा था। आर्यन के चेहरे पर जो सख्ती थी, इससे एजल की हर बात टकरा कर वापस आ रही थी। वो भाई जो इसका मान था, आज एक ऐसे मुंसिफ की तरह सामने खड़ा था जिसने फैसला पहले सुना दिया हो और दलील सुनने की जरूरत ना समझी। एक और लफ्ज नहीं। आर्यन की आवाज किसी तेज धार चीज की तरह एजल के जुमले को दरमियान से काट गई। मैंने जब कोई गुंजाइश निकालनी ही नहीं तो यहाँ बात खत्म हो जाती है। मैं ना किसी मौलवी के पास जाऊंगा, ना किसी मस्जिद में। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और तुम चल रही हो मेरे साथ। इसके लहजे ने साफ कह दिया था कि इसके नज़दीक यह किस्सा खत्म हो चुका है। आर्यन की उठी हुई उंगली मखसूस महज खामोशी का इशारा नहीं थी, वो इस फैसले पर लगी वो महर थी जैसे अब कोई नहीं मिटा सकता था। एजल ने इस भाई को देखा जो कभी इसकी आंख का पानी नहीं देख पाता था। आज वही आंखें अजनबी थी। एक सर्द लहर इसके पूरे वजूद में उतर गई। आर्यन सपाट चेहरे के साथ पलटा ही था कि एजल का एक जुमला इसके कदमों को जकड़ गया। और अगर मैं न चाहूँ तो? आर्यन के पुरुष एक लम्हे के लिए साकत हुई। इसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो आग थी, इसे अल्फाज की जरूरत नहीं थी। एजल को लगा वो इस शख्स को पहली बार देख रही है जिसके लिए अब रिश्ते नहीं, अना और असूल मुकद्दम थे। तुम खुद को बहुत जिद्दी समझती हो, मगर मत भूलो कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा जिद्दी हूँ। इसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। इसने रुख मोड़ा तो इसकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो वक्त के साथ ठंडा पड़ जाता है। वहां तो वो जलन थी जो सब कुछ राख कर देती है। जबड़े भिंचे हुए, गर्दन की रगें उभरी हुई, इसे अंदर का सैलाब जिस्म की दीवारें तोड़ने पर तुला हो। वो यारम जो तुम्हारी जिद के सामने झुक गया और इसने तुम्हें तलाक दे दी। यारम का नाम इसने जिस हकारत से लिया, वो एजल के सीने में एक और पत्थर की तरह आ गिरा। आर्यन खान के नजदीक अब वो शख्स महज एक बंद किताब है। वो चंद कदम चलकर एजल के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसका साया एजल के पूरे वजूद को ढांप रहा था। इसने आज सीने चढ़ाई और बाजू सीने पर बांध लिए। वो किसी बहस में नहीं, एक हुक्म पर खड़ा था। मैं कभी तुम्हारा राब्ता इस शख्स से नहीं होने दूंगा। अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है, वरना कोई और तरीका भी निकल सकता है। इसके बोलने का अंदाज इतना सपाट था कि एजल के पांव तले से जमीन खिसक गई। आर्यन की नजरें से चेहरे पर जमी थी जैसे वो अंदर उठने वाले तूफान को नाप रहा हो। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, इतना करीब कि एजल को पीछे हटना पड़ा और इसकी पुष्ट दीवार से जा लगी। एजल के हाथ बेख्तियार दुपट्टे का पल्लू खींचने लगे जैसे कोई सहारा ढूंढ रहे हों और जो वहां था ही नहीं। पलके झपकी, होंठ हिले, मगर आवाज ना निकली। वो भाई जो कभी इसकी ढाल था, आज एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे पार करना मुमकिन नहीं था। इसे लगा वो सिर्फ यारम को नहीं हारी, इसने अपने इस भाई को भी खो दिया है जो कभी इसकी खामोशी पर पढ़ लिया करता था। अब वहाँ सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसके लिए इसकी बहन की जिंदगी का हर फैसला इसकी अपनी मर्जी के ताबे था। 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, हुक्म दिया। इसके चेहरे से नजरें हटाई और दरवाजे की तरफ मुड़ गया जिसे मामला खत्म हो चुका हो। एजल ने खाली नजरों से इस कमरे को देखा जो कभी इसके ख्वाबों का घर था। घुटनों में जान नहीं थी। इसने बिस्तर का किनारा थामा और आहिस्ता से बैठ गई, हाथ गोद में, नजरें फर्श पर जैसे कोई जवाब वहां दफन हो। वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने जिद की थी। यारम, आपने क्यों मेरी जिद को मान लिया? मैं तो पागल थी, आप तो समझदार थे। इसकी सिसकियां अल्फाज बन रही थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था। एक आंसू चुपके से गाल पर उतरा। इसने पूछा भी नहीं, जैसे अब इतनी भी हिम्मत ना बची हो यारम की वो मोहब्बत जिसके हर नाज को सर आंखों पर रखती थी। आज वही मोहब्बत इसके लिए सबसे भारी बोझ बन गई थी। आज पहली बार एजल को अपने फैसले पर ऐसा पछतावा हुआ जो अंदर से जला रहा था मगर बाहर से कुछ नजर नहीं आता था। इंसान जब सब कुछ खोकर होश में आए तो इस होश की कोई कीमत नहीं होती। वो भी होश में आ गई थी मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी जैसे वो अपनी मर्जी के रंगों से सजाना चाहती थी। आज आर्यन खान की अना और यारम की दी हुई तलाक के दरमियान किसी बेरंग कागज की तरह बिखरी पड़ी थी। पछतावे की ये रात इसका मुकद्दर बन चुकी थी और अब इसे इसी अंधेरे में अपना अगला कदम उठाना था। कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? अबीरा की आवाज टूटी, अल्फाज पूरे ना हो सके। वो कमरे के बीच में खड़ी थी, हाथ सीने पर धरे जैसे दिल को खुद थामे हुए हो। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? बाबा का दिल दुखा कर आई थी, कोई सुनने वाला नहीं था मगर वो बोलती रही। शायद इसके लिए खामोशी इस वक्त इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी लम्हे दरवाजा एक ठोकर से खुला। अबीरा के पांव जगह पर जम गए। इसने बेअख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद, जिस्म सुकड़ा हुआ जैसे खुद को कहीं छुपा लेना चाहती हो जो कुछ इसके साथ हो चुका था। इसके बाद इसका वजूद हर आहट पर कांपता था। आर्यन अंदर आया और इसने एक बार भी अबीरा की तरफ नहीं देखा। वो सीधा बैग की तरफ बढ़ा, चार्जर उठाया, खामोशी से रखा और एक चीज फिर दूसरी।
जैसे ये कमरा किसी होटल का कमरा हो जहाँ कोई याद छोड़ने ना हो। अबीरा से देखती रही हर चीज़ जो वो बैग में रख रहा था। अबीरा को लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी की सही से निकाल रहा हो एक एक करके। आर्यन, इसकी आवाज़ निकली, इतनी धीमी कि शायद हवा ने भी ना सुनी हो। मुझे साथ ले चले, मैं किस मुंह से वापस जाऊं? बाबा के खिलाफ जाकर आपके साथ आई हूँ। आर्यन के हाथ एक लम्हे को रुके, बस एक लम्हे को। फिर इसने बैग की जिप बंद की आहिस्ता से, जैसे वो लम्हा भी बंद कर रहा हो। वो मुड़ा। अबीरा ने इसके चेहरे पे कुछ ढूंढा, कोई नरमी, कोई दरार, कोई एक लम्हा जहाँ वो आर्यन हो जो इससे मोहब्बत करता था। कुछ नहीं मिला। अबीरा, तुम मुझे इतना तो जान चुकी हो, जो मैं कहता हूँ इस पर अचल रहता हूँ। वो इसके करीब आया, एक कदम फिर दूसरा। अबीरा पीछे नहीं हटी, इस बार नहीं, जैसे इसके पाँव ने फैसला कर लिया हो कि अब और पीछे नहीं जाएंगे। आर्यन इसके इतने करीब आकर रुका कि अबीरा को इसकी सांसों का बोझ महसूस हुआ। उसने इसकी आंखों में देखा और अबीरा को लगा कि इस नज़र में एक पूरी उम्र का दर्द भरा पड़ा है, जिसे वो किसी को देना नहीं चाहता। मुझसे दूर होना जितना तुम्हारे लिए तकलीफ दे है। इसकी आवाज़ एक लम्हे को लड़खड़ाए। खुदा की कसम, मेरे लिए इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है। इसने एक सांस ली, गहरी, भारी। तुम्हें पाने की जिद मेरी थी। मैंने तुम्हें तुमसे पहले चाहा। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। तुमसे पहले ना कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई आएगा। अबीरा की आंखें भर आ गई, मगर वो पलकें नहीं झपका रही थी, जैसे डर हो गया पलकें झपके तो आंसू गिरेंगे और फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मगर इस सब के बावजूद मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। क्यों? बस यही एक लफ्ज़ निकला, कोई चीख नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक टूटा हुआ लफ्ज़ जो सीने की गहराई से आया था। तुम्हें साथ रखकर सिवाय तजलील के कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे तजलील भी मंजूर है। अबीरा ने इसकी बात काटी और इसका हाथ थाम लिया दोनों हाथों से, इस तरह जैसे डूबता हुआ इंसान किसी का दामन पकड़ता है और जानता है कि यही आखिरी किनारा है। आर्यन के हाथ में एक कपकपाहट आई। उसने नजरें झुका ली, अबीरा के हाथों को देखा जो इसका हाथ थामे कांप रहे थे। जबड़ा पिंच गया, गर्दन की एक रग उभर आई और आंखों में कुछ चमका, जिसे इसने फौरन पलके झुकाकर छुपा लिया। मत करो ऐसा। इसकी आवाज़ पहली बार भारी थी। इस मोहब्बत को शर्मिंदा मत करो जो कभी हमने टूट कर की थी। इसने अपना हाथ छुड़वाया, एक झटके से नहीं, आहिस्ता से, जैसे जानता हो कि यह आखिरी बार है और इस लम्हे को तकलीफ नहीं देना चाहता। अबीरा का हाथ हवा में रह गया, उंगलियां अभी भी मुड़ी हुई थी, इस गिरफ्त की शक्ल में जो खाली हो चुकी थी। इसने हाथ नीचे नहीं किया, वो वहीं खड़ी रही। इस खालीपन को थामे हुए आर्यन ने बैग उठाया, एक कदम, दूसरा कदम और दरवाजे तक पहुंच गया। आर्यन, अबीरा की आवाज़ निकली, बस इतनी सी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई जिद, बस इसका नाम, जैसे वो रुकने का यही आखिरी तरीका बचा था। आर्यन के कदम एक लम्हे को रुके, और साकत हुई, कंधे थोड़े झुके और फिर वो चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ आहिस्ता से। इस आहिस्तगी में जो दर्द था वो किसी धमाके से भी भारी था। अबीरा का हाथ अभी भी उठा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वो नीचे आया और वो फर्श पर बैठ गई। घुटनों में चेहरा छुपाकर, कोई आवाज़ नहीं, कोई सिसकी नहीं, बस वो खामोशी जो चीखती है मगर सुनाई नहीं देती। कमरे में अक्सर बो थी और इसका नाम जो अभी इसके होंठों पर था वो अब हवा में गुम हो चुका था। गुलनाज ईज़ल को बाजू से थामे नीचे ला रही थी। इसकी गिरफ्त में मोहब्बत नहीं, मजबूरी थी। वो रोते हुए दुहाइयाँ दे रही थी। दोनों साथ चल रही थी। गुलनाज बेगम अंदर से खुद भी टूटी हुई थी। माँ थी जितना भी सख्त बन ली। बेटी को तड़पता हुआ देखना आसान नहीं होता, मगर तल्ख सच इस दर्द से भी भारी था। कैसी माँ है आप? मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? जबरदस्ती भेज रही हैं मुझे नहीं जाना। बेटी ने अपना घर खुद अपने हाथों से उजाड़ा है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, कितना समझाया था कि अपना घर बर्बाद मत करो, तब तो मेरी हर बात दुश्मनी लगती थी। ईज़ल के होंठ कांपे, जैसे कोई लफ्ज़ आने से पहले ही टूट गया हो। हाँ, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। वो सीढ़ी पर बैठ गई थी, घुटने मोड़े, दोनों हाथ जोड़े, नजरें माँ के चेहरे पर जमी हुई। बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप सुधारते हैं ना। एक बार, बस एक बार भाई को मना ले, मैं कसम खाती हूँ। इसके कांपते हाथों से अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वो लम्स जो किसी को गवाह बनाते वक्त होता है, जब अल्फाज कम पड़ जाए। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी नहीं। जो आप कहेंगी मानूंगी, बस मुझे भाई के साथ मत भेजें। गुलनाज बेगम रुक गए। इसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे जिन्हें वो गिरने नहीं देना चाहती थी। उसने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बैठ गई। ईज़ल के बराबर सीढ़ी की इस पथरीली सतह पर। हाय रे किस्मत, बस यही निकला इसके मुंह से, और इस एक जुमले में एक माँ की पूरी उम्र दर्द था। तुझे अब समझ आ रहा है कि तुमने किस हीरो को खो दिया। इसने बेटी के बालों पर हाथ फेरा आहिस्ता से, जैसे इस लम्स में सब कुछ देना चाहती हो जो अल्फाज में नहीं आता। पर अब मैं क्या करूं? तुम जानती हो, जिस जिद पर वो अड़ जाए वो वहां से पीछे नहीं हटता। ईज़ल, इसकी जिद को तोल देना मतलब इसकी अना को ठेस पहुंचाना है। तुम जानती हो कि वो जब जिद पर अड़ जाए तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेटा है वो मेरा, भाई है तुम्हारा, मैं इसे खो नहीं सकती।
गुलनाज के लहजे का दर्द अब ईजल तक पहुंच रहा था। दोनों एक ही सीढ़ी पर बैठी थी, माँ और बेटी, मगर दोनों के दरमियान वो फासला था जो गलतियां बनाती हैं और वो वक्त नहीं मिटा सकता। अब सिर्फ ईजल की दबी सिसकियां थी और गुलनाज की वो खामोशी जो एक माँ को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, गुलनाज ईजल को बाजू से थामे नीचे ला रही थी। हॉल में जिंदगी का एक और तमाशा सजा हुआ था। क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं जाना। एक बार मौलवी साहब से बात करें, सब कुछ ठीक हो सकता है। ईजल की आवाज सीढ़ियों की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। सुनने वाला कोई नहीं था। आर्यान नीचे खड़ा था, पुश्त इनकी तरफ, गर्दन अकड़ी हुई। इसने मुड़कर देखा और इस एक नजर में जो आग थी, ईजल के कदम सीढ़ी पर ही जम गए। चुप, बस एक लफ्ज, मगर इसकी काट किसी थप्पड़ से कम ना थी। पूरी दुनिया का आखिरी मर्द हो, तब भी मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूंगा। क्यों जिद कर रहे हो? वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। अफजल खान आगे बढ़े और इसी लम्हे आर्यान का हाथ अपनी साइड की तरफ कर लिया। पिस्तौल निकाला। हाल में जैसे वक्त रुक गया था। गुलनाज के पांव जगह पर जम गए थे। इसके हाथ ईजल के बाजू पर और सख्त हो गए थे। नाखून गोश्त में धंस रहे थे, मगर इसे होश नहीं था। वो अपने बेटे को जानती थी। वो जो कहता है कर गुजरता है। खुदा की कसम बाबा, अगर आपने मुझे रोका तो मैं अपने साथ इसकी जान भी ले लूंगा। अफजल खान के कदम वहीं रुक गए थे। गुलनाज ने ईजल को इस तरह झिझोड़ा जैसे इसे ख्वाब की से ही जगा रही हो। अल्लाह का वास्ता है चली जाओ, हम जल्द वापस बुलवा लेंगे। अभी कोई तमाशा मत करो। ईजल ने अपनी माँ को देखा। इसकी आंखों में वो सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं होता। फिर इसने आर्यान को देखा और समझ गई कि अब इसकी कोई हैसियत नहीं बची। वो इसकी बहन नहीं, इसकी अना और जिद बन चुकी थी। सामान गाड़ी में रखवाओ। आर्यान ने हुक्म दिया और ईजल का हाथ थामकर चलने लगा। इस तरह नहीं जैसे भाई बहन का हाथ थामता है, बल्कि इस तरह जैसे कोई फैसले को घसीट कर ले जाया जाता है। अबीरा बुखार से तपते वजूद के साथ किसी साए की तरह पीछे पीछे थी। आर्यान ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। आर्यान, मेरी बात सुने, मुझे भी साथ ले चले। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आर्यान के कदम नहीं रुके। अबीरा ने गाड़ी का दरवाजा खींचा और बैठने लगी। इसी लम्हे आर्यान का हाथ इसके बाजू पर पड़ा और इसने एक झटके से इसे बाहर खींच लिया। वो गिरती अगर सारम ना होता। इसने बरवक्त अबीरा को थाम लिया, सीने से लगाया और फिर आर्यान की तरफ मुड़ा। ये क्या बदतमीजी है? आर्यान के जबड़े भींचे हुए थे, आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में पत्थर। ये मुझे मजबूर कर रही है कि कह दिया है कि साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं मानती? इसलिए नहीं मानती क्योंकि हमेशा इसे अपने साथ रखते थे। आज बिना कुछ बताए छोड़ कर जा रहे हूँ। इसका रद्द अमल गलत नहीं है, इसे सब पता है। आर्यान की आवाज़ में तलखी थी। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगा। बहन है मेरी, मेरे सामने कोई इसकी तस्लील करे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आर्यान ने एक लम्हे के लिए अबीरा को देखा। इसके कांपते कंधे सारंग के बाजों में सिमटा हुआ वजूद, वो जो इसकी दुनिया था। इसने नजरें फेर ली। ठीक है, अपनी बहन को सीने से लगा कर रखूँ, मैं नहीं लेकर जा सकता इसे। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ। इसकी आवाज़ में वो सारी बातें थी जो कहीं नहीं गई थी। इंजन चला और गाड़ी तेज़ी से निकल गई। अबीरा ने भागना चाहा। सारंग की गिरफ्त मजबूत हो गई। रोकी, प्लीज सारंग भाई, इसे रोके। वो नहीं रुकेगा। इसकी आवाज़ नरम थी मगर सच कड़वा था। वो अपनी तौहीन मत करवाओ। जिनको रुकना होता है वो जाने की धमकियां नहीं देते। सारंग की आवाज़ इस खुले सहन में किसी भारी पत्थर की तरह गिरी और देर तक गूंजती रही। अबीरा की नजरें इस मोड़ पर जमी थी जहाँ गाड़ी की धूल अभी भी हवा में मिल गई थी। इसके हाथ अभी तक उठे हुए थे इस गिरफ्त की शिकल में जो कभी थी अब नहीं थी। आर्यान के इस आखिरी झटके की तकलीफ अभी तक बाजू में उतरी हुई थी। वो तकलीफ जो बताती है कि जो हाथ छोटा वो वापस नहीं आता। जब मर्द ने हाथ छुड़ाना होता है वो इससे पहले ही छुड़ा चुका होता है। ये औरत की गलत फहमी होती है कि वो इससे इजाजत ले रहा है। सारम ने इसकी तरफ नहीं देखा। वो भी इसी मोड़ को देख रहा था जहाँ गाड़ी गुम हो चुकी थी। उसका लहजा सर्द नहीं था, बस सच था, और सच हमेशा सर्दी से ज्यादा चुभता है। अबीरा के होंठ हिले मगर कोई लफ्ज ना निकला। क्या कहती? जो सुनाई दिया था वो वही सच था जो वो खुद से छुपाती आई थी। वो कब का जा चुका है अबीरा। इस जुमले ने कोई नया जख्म नहीं दिया, बस वो पट्टी उतार दी जो एक पुराने जख्म पर लगी थी। अबीरा के घुटने कमजोर पड़ गए। इसने सहन की दीवार का सहारा लिया। हथेली इस ठंडी सतह पर रखी, आंखें नीची हो गई इस जमीन पर जहां अभी कुछ देर पहले वो गिरी थी, जहां इसकी अना और मोहब्बत दोनों के निशान थे। आंसू गिरे मगर इसने इन्हें पहुंचा नहीं। अब इनकी कोई कीमत नहीं थी और शायद यही सबसे बड़ा दर्द था। इसी लम्हे रोशानी की आवाज आई। वो तेज कदमों से इनकी जानिब आ रहे थे। चेहरे पर वो तासुर जो किसी को मिटा देने का इरादा रखता हो। मेरे बेटे से दूर रहो, तुम जैसी लड़की पर मुझे कोई भरोसा नहीं। क्या पता कल को तुम मेरे बेटे पर नजर। सारंगी ने अबीरा को पीछे कर लिया और माँ की तरफ मुड़ा। खबरदार, एक लफ्ज और कहा तो मेरी बहन है मेरी, खुदा का वास्ता है किसी को तो बख्श दे। इतने मुकद्दस रिश्ते को इतनी गंदगी
से गंदी नज़र से देख रही हैं आप? सारन की आवाज़ फिजा में सन्नाटा भर दिया था। रोशानी के लब एक लम्हे को जैसे सिल गए थे। सारन ने आज से पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं की थी। इसने अपना पूरा जोर लगा दिया था और ये सब इस लड़की के लिए था जिसका वजूद रोशानी की आंखों में कांटे की तरह छुप रहा था। रोशानी के होंठ खुले और इसका अंदर का सारा जहर एक ही सांस में बाहर आ गया था। इस लड़की की औकात ही क्या है, इसके लिए तुम अपनी माँ के से जबान दराजी करोगे? सखी बहन नहीं है तुम्हारी? अरे इसका तो पता नहीं तुम्हारे बाप का खून भी है या नहीं। खुली फिजा में एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया था। सारन ने रोशानी को देखा, बस देखता रहा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था। वो कैफियत जो तब होती है जब इंसान को यकीन ना आए जो सुना वो वाकई कहा गया। फिर इसके जबड़े भींचे, बस एक लफ्ज, मगर इसकी गहराई में बरसों का बोझ था। एक लफ्ज और नहीं। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ है। अगर मैं चुप हूँ तो चुप रहने दे, अगर बोला तो बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। क्या मतलब क्या बाहर आएगा? रोशानी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। सारन ने एक लम्हा इसे देखा, फिर इसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट जो हंसी नहीं होती, सिर्फ दर्द का एक और चेहरा होती है। बिल्कुल ठीक कहा। आपको कोई धमकी देकर डरा नहीं सकता, क्योंकि आप में न रिश्तों का लिहाज है न जबान का। इसने एक कदम आगे बढ़ाया, आवाज पुश्त की, मगर अल्फाज और तेज हो गए। जानती हैं, एक बेलिहाज औरत से मर्द को डरना चाहिए, क्योंकि बदजुबान औरत रिश्तों को खामोशी से खुगला कर देती है और जब तक पता चले कि बहुत देर हो चुकी होती है। रोशानी के चेहरे पर कुछ हिला, जैसे किसी ने वो आईना इसके सामने रख दिया हो, जैसे वो हमेशा से पीठ दिए खड़ी थी। अगले ही लम्हे इसका हाथ उठा और सारन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। अबीरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। सारन का सर एक तरफ को झुका, वहीं रहा। इसने हाथ नहीं उठाया, पीछे नहीं हटा, बस आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना चेहरा सीधा किया और अपनी माँ को देखा। आंखें नम थी मगर नजर झुकी नहीं थी। रोशानी के चेहरे पर पछतावे का एक और जर्रा भी नहीं था। आपके थप्पड़ ने मुझे तकलीफ नहीं दी। मारना आपका हक है, डांटना आपका हक है। ये जिंदगी आपकी दी हुई है, चाहे तो लेने का भी पूरा हक है, मगर जो कुछ आज तक आपने किया वो आपका हक नहीं था। उसने एक लम्हा रुक कर सांस लिया। आज यहाँ से जाने से पहले सब हिसाब पूरे करने हैं, ताकि लौटने की कोई वजह बाकी न रहे। इसने रोशानी की कलाई थामी, आहिस्ता से मगर ऐसे गिरफ्त से जिसमें कोई सवाल नहीं था, और इन्हें अंदर की जानिब ले चला। सहन में अबीरा अकेली खड़ी रह गई। इसके पांव जमे हुए थे, न आगे जाने की सकत न पीछे हटने की। उसने सारा तूफान अपनी आंखों से देखा था, और सबसे तकलीफ दह ये बात था कि तो ये तूफान इसकी वजह से उठा था। लाउंज के अंदर रोशानी ने तपती नजरों से अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब ठहराव आ चुका था। वो ठहराव जो किसी बड़े फैसले से पहले होता है। सारम ने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाई और एक पुरानी फाइल इसके सामने कर दी। इसने बोलना शुरू किया तो उसके लफ्जों में माँ के लिए अभी अदबी नहीं थी, मगर इनमें छुपा सच रोशानी के चेहरे के तासरात को लम्हों में बदलने के लिए काफी था। वो नहायत धीमे मगर ठोस लहजे में एक एक करके मासी के इन बंद दरवाजों का जिक्र कर रहा था। रोशानी का रंग उड़ता जा रहा था, माथे पर पसीने, होंठ कांपे हुए थे, जैसे जमीन आहिस्ता आहिस्ता इसके पांव तले से सरक रही हो। इसकी बॉडी लैंग्वेज में अब वो तकब्बुर नहीं था, बल्कि वो घबराहट थी जो पकड़े जाने वाले के चेहरे पर होती है। सारन ने अपनी जबान गंदी नहीं की, मगर जो कुछ कह रहा था वो किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा था। इसने फोन वापस जेब में डाला और सर झुकाकर रोशानी के सामने खड़ा हो गया था। अल्लाह हाफिज। सारन की आवाज में अब कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ एक आखिरी फैसला था जो इसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में सुनाया। आज के बाद हमारी मुलाकात कहीं रास्ते में हो जाए तो अलग बात है, वरना मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी, मगर आपके गुनाहों का बोझ मैं अपने सर पर लिए नहीं घूम सकता। जिंदगी के इस मोड़ पर जब माँ को सबसे ज्यादा औलाद की जरूरत होती है, आपको यूं छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा साथ रहता मगर आप बदलने को तैयार नहीं। फिर भी अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ जरूर मांगूंगा। वो पलटा और आज के बाद अगर कोई धमकी दी या तमाशा किया तो बात अधूरी छोड़ दी, मगर इस खामोशी में जो बात थी वो रोशानी के पूरे वजूद को कपकपा गई थी। सारन ने एक आखिरी बार माँ को देखा, गहरी सांस ली और तेज कदमों से बाहर निकल गया। रोशानी के नई लाउंज के फर्श पर खड़ी रह गई, इस सच के बोझ तले जो सारम अपने साथ लेकर जा चुका था, मगर इसका असर यहाँ छोड़ गया था। सहन में अबीरा इसके फैसले की मुंतज़िर खड़ी थी। आर्यान के माँ बाप इस वक्त वापस अंदर चले गए थे जब गाड़ी दरवाजे से निकली थी, जैसे अबीरा का वहाँ होना या ना होना इनके लिए बराबर था। अब रुकने का कोई मकसद नहीं था। सारन ने अबीरा की तरफ देखा, वो इस वीरान सहन में किसी कटी हुई पतंग की तरह खड़ी थी, जिसे अब कोई डोर नहीं थामे हुई थी। चलो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। अबीरा ने अपने हाथों को देखा, रगड़ कर निशान कहीं कहीं खाल उठी थी। ये वही हाथ थे जो कुछ देर पहले आर्यान का दामन थामने की कोशिश में थे। इन्हीं हाथों ने बाबा का दामन छोड़ा था और आज यही हाथ अपने ही फैसलों की सजा भुगत रहे थे। किस मुंह से वापस जाऊं? बाबा के खिलाफ जाकर आई थी,
आवाज़ नहीं निकली, बस होंठ हिले, जैसे ये जुमला बोलने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को याद दिलाने के लिए था। सारन ने एक गहरी सांस ली और अबीरा के कंधे पर हाथ रखा, आहिस्ता से मगर मजबूती से। वो बाबा हैं, कुछ नहीं कहेंगे, और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। अबीरा की पलकें झपकी, आंसू किनारे तक आए मगर गिरे नहीं। शायद इसके लिए अब रोने की भी सकत नहीं बची थी। इसने एक आखिरी बार पलट कर देखा। वो बंद दरवाजा, वो सहन, वो जमीन जहाँ वो गिरी थी, सब कुछ अपनी जगह था, बस वो नहीं थी जो यहाँ आई थी। फिर इसने नजरें मोड़ ली और खामोशी से सारन के पीछे कदम बढ़ा दिए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। अबीरा खामोशी से अंदर बैठ गई। सारन ने स्टीयरिंग संभाला तो इसके चेहरे पर अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ देने का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इस सुकून की तरह जो बहुत भारी बोझ उतार देने के बाद आता है। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी। अबीरा ने खिड़की से बाहर देखा। शाहराएं खामोश थी, बिल्कुल इसके अंदर फैले हुए सन्नाटे की तरह, जहां अब आर्यान का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। सब कुछ अजनबी था, सब कुछ बेगाना। अबीरा ने एक नज़र सारन के चेहरे पर डाली, जो बिल्कुल खामोश सामने नजरें जमाए हुए था। वो जान चुकी थी कि सारन हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा है। आखिरी जुमले वो सुन चुकी थी, मगर पूछने की हिम्मत नहीं थी। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ के जवाब कभी नहीं मिलते। बागीचे में तबरेज़ खान और रूप शाम की चाय के बाद बैठे हुए थे। ये इनका रोज का मामूल था। बारिश के बाद मौसम में एक गर्मी सी आ गई थी, इसलिए साइड पर एयर कूलर लगाया गया था। बागीचे के तरफ में रंग बिरंगे फूल, घने दरख्त और इनकी टहनियों पर सजी हुई छोटी लाइटें माहौल को पुरसुकून बना रही थी कि अचानक फिजा में तनाव की एक लकीर खींची। बाहर गेट पर गाड़ी का हॉर्न गूंजा तो दोनों ने चौंक कर इस जानिब देखा। माहिर तो पहले ही घर आ चुका था, मतलब कोई और आया था। इस वक्त कौन आया होगा? तबरेज़ खान ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं। अरूब ने हैरत से गेट की तरफ देखा। अभी वो देख रही हैं थे कि गाड़ी अंदर दाखिल हुई और रुक गई। सारन और अबीरा उतरे। अबीरा ने सफ़ेद कॉटन का सादा सूट पहन रखा था, मगर उसके चेहरे पर मौजूद खराशे, रो रो कर सूजी हुई सुर्ख आंखें और पीछे खड़े सारन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर दोनों एकदम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अल्लाह खैर करे, अरूफ के मुंह से बेख्तियार निकला और दोनों के कदम तेजी से इस जानिब बढ़ गए। इस बेगैरत ने अबीरा पर हाथ उठाया है। तबरेज़ खान के लहजे में गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। इससे पहले कि सारन को जवाब देता, अबीरा तेज कदमों से आगे बढ़ी और अपने बाबा के गले लग गई। दोनों बाजू इनकी कमर के गिर्द हमायल कर दिए। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा मैं हार गई, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। वो इनके सीने से लगकर बुरी तरह फट पड़ी थी। तबरेज़ खान का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर मुट्ठी में आ गया। उन्होंने तड़प कर इसे अपने साथ भींच लिया। चुप अबीरा, मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी बेटी से भला कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तुम्हारे फैसले से मुतमईन नहीं था, मगर तुमसे नाराज नहीं हूँ। बताओ क्या मुझे क्या हुआ है? क्या इसने तुम पर हाथ उठाया? इसका तो मैं वो हशर करूंगा कि नहीं बाबा, इसने हाथ नहीं उठाया। इसके तो बगैर हाथ उठाए ही मुझे मार दिया। अब कुछ नहीं है मेरे पास। वो पछतावे की आग में जल रही थी, इसकी सिसकियां टूट रही थी, हाथ बेकाबू हिलते हुए, जैसे जहन का तवाज़ुन जवाब दे रहा हो। अरूफ की नज़र सारम के मुरझाए चेहरे पर गई तो इनका दिल बुरी तरह धड़का। सारम क्या हुआ है? मेरा दिल बंद हो जाएगा, बताओ। सारम के होंठ हिले और फिजा जैसे मुजम्मद हो गई। वो बोलता जा रहा था और उसकी धीमी आवाज़ बागीचे के पुरसुकून माहौल को किसी खारदार तार की तरह चीर रही थी। इसने हर बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं कही थी, मगर इसके चेहरे की जर्दी और लहजे का ठोसपन तबरेज़ खान और अरूब पर आर्यान की दी हुई अजियत का पूरा सच आश्कार कर चुका था। अबीरा की हालत और आर्यान का एज़ल को लेकर हमेशा के लिए स्कॉटलैंड चले जाना, अब ये इनके सामने एक भयानक हकीकत बनकर खड़ा था। तबरेज़ खान के चेहरे पर गुस्से की एक गहरा जमूद तारी हुआ था। अरूब ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सारन ने अपनी बात खत्म की तो वहाँ सिर्फ सांसों की भारी आवाज़ें बाकी थी। बाबा, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, हमें वापसी का रास्ता चाहिए भी नहीं। तबरेज़ खान की आवाज़ में एक ऐसी कड़क और बाप का वो मान था जिसने अबीरा के लरसते वजूद को एकदम थाम लिया। उन्होंने सारम की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी के चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेटी की आंखों से वक्त रहते पत्ती उतर गई। वो मर्द घर में रखी इस बेकार चीज़ जैसा होता है जिसमें अपने फैसलों पर खड़े होने की काबिलियत ना हो, औरत के यकीन पर यकीन करने की हिम्मत ना हो। वो तो मेरी बेटी को क्या दे सकता था, वो जो खुद को ना मुकम्मल था। उन्होंने एक लम्हा रुककर कहा, मेरी बेटी हीरा है, इसके मोल और कदर के बारे में वो बेकदर क्या जाने। तबरेज़ खान ने कहते हुए अपनी बेटी को भींचकर सीने से लगा लिया। अबीरा को लगा वो दुनिया की सबसे महफूज जगह में आ गई है। उन्होंने मोहब्बत से इसके माथे पर लम्स रखा जिसमें शफ़क़त ही शफ़क़त थी। वो
फिर इसके चेहरे को अपनी नजरों के सामने किया। इनकी आंखों में झलकता यकीन अबीरा के पछतावे को समेट रहा था। जितना रोना था रो लिया, अब आंसू नहीं निकलने चाहिए। मेरी बेटी शेर है, शेर तुम्हारा घर है ये, आओ अपनी जिंदगी जियो। इसने तुम्हारी हंसी छीन ली, आपने मुझे रोक रखा था, वरना इसका तो मैं वो हशर करता। नहीं बाबा, मैं अब भी रोक रही हूँ, आपने कुछ नहीं करना, आपको मेरी कसम। अबीरा ने तड़प कर इनका हाथ थाम लिया था। इसकी आवाज़ में खौफ अभी भी बाकी था, मगर अब वो अकेली नहीं रही थी। नहीं करूँगा, मगर इसे मेरी बेटी को आज़ाद करना होगा। तबरेज़ खान के लहजे का ठोसपन कायम था। वो खुद ही कर देगा बाबा, जिसकी नज़र में गंदगी हो वो मुझे अपने साथ क्यों रखेगा? अबीरा ने टूटे हुए लहजे में सर झुकाया। गंदगी वो खुद होगा। गधे के गले में अगर कोई हीरा डाल दे तो उसकी कीमत वो क्या जाने, और वो भी वही एक गधा है। तबरेज़ खान के गुस्से में भी एक ऐसी ढाल थी जिसने अबीरा के अंदर टूटते हुए भरम को दोबारा जोड़ दिया था। अरूब ने नम आंखों के साथ आगे बढ़कर अपनी बेटी का माथा चूमा और इसे सीने से लगा लिया। ममता के सागोश ने अबीरा के अंदर के सारे जख्मों पर जैसे मरहम रख दिया था। बागीचे की लाइटों का धीमा सा उजाला अब इसके चेहरों पर पड़ रहा था। मेरी बेटी मुझसे एक वादा करेगी। तबरेज़ खान ने अबीरा के आंसू से तर चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। इनकी आवाज़ में हुक्म नहीं बल्कि एक बाप की इल्तिजा थी। अबीरा ने धुंधली नजरों से अपने बाबा के चेहरे को देखा। आप हुक्म करें बाबा। मैं जान गई हूँ जो बाबा कहते हैं वो ठीक होता है। मैं पागल थी जो आपकी बात ना समझ सकी। छोड़ दो जो हो गया, जिंदगी में वो सब वहीं छोड़ दो। अब बाबा से वादा करो कि तुम आगे बढ़ोगी, मजबूती के साथ खुश रहोगी और अब अपने साथ कोई नाइंसाफी नहीं करोगी। अबीरा ने कांपते हाथ अपने बाबा के हाथ पर रख दिए। बाबा, आप जो हुक्म करेंगे मैं वो करूंगी। अब मेरे चेहरे पर आप कोई शिकन नहीं देखेंगे। बस पापा, कभी दोबारा घर बसाने को मत कहिएगा। ये वादा आपको भी मुझसे करना होगा। इसके लहजे में छुपी शिकस्त इतनी गहरी थी कि तबरेज़ खान का दिल तड़प उठा था। मेरा बच्चा, ऐसा नहीं होता। जिंदगी किसी एक मोड़ पर ठहर नहीं जाती। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें आगे बढ़ना होता है, यही जिंदगी का दस्तूर है। बाबा प्लीज मेरा मान रख लें, मुझे ये सब करने को मत कहिएगा। बाकी आप जो भी कहें। अबीरा ने जैसे अपने हाथ छोड़ दिए थे। तबरेज़ खान अभी कुछ कहने ही वाले थे कि सारम ने पीछे से आकर नरमी से इनके कांधे पर हाथ रखा। उसने आहिस्ता से पलके चिपकाई, जिसे कह रहा हो कि अभी इस मौजू को यही रोक दें। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए बाबा। अल्लाह ताला बेहतरीन से रास्ते खुद बनाता है। हम ना कोई वादा करेंगे और ना ही कभी मजबूर करेंगे। बस खुदा जो बेहतर समझेगा वो खुद कर देगा। सारम की इस धीमी और ठोस गुफ्तगू में बला का ठहराव था। तबरेज़ खान और अरूब ने मुड़कर इसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ इन्हें आज पहली बार एक संजीदा और पूरे घर को समेटने वाला बेटा नजर आ रहा था, जो तूफान के बाद कश्ती को किनारे लगाने का जी हुनर जानता था। अबीरा खामोश थी। ठीक है बाबा, मैं अब चलता हूँ। मामा, मुझे इजाज़त दें। सारम ने मोहतबाना अंदाज में अरूब के सामने सर झुकाया। अरूब के दिल में इस लम्हे मोहब्बत का एक चश्मा मीठा उबला। सारम ने पहली बार इन्हें इतने मान से मामा कहकर पुकारा था। इनकी आंखें बेख्तियार नम हो गईं। तबरेज़ खान ने आगे बढ़कर सारम को अपने गले से लगा लिया। इस कदर मजबूती से भींचे हुए थे जैसे अब इसे कभी खुद से दूर ना होने देंगे। अपना ख्याल रखना और आते जाते रहा करो। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अबीरा ने प्यार भरी नजरों से अपने सौतेले भाई को देखा, जो आज इसके लिए सगी दीवार से भी ज्यादा मजबूत साबित हुआ था। कहाँ जा रहे हैं सारम भाई? इसकी आवाज़ में फिक्र थी। होटल। सारम ने मुख्तसर जवाब दिया और एक धीमी मुस्कुराहट के साथ पीछे हटने लगा। क्यों, आप हमारे साथ नहीं रह सकते? अबीरा की आवाज़ में एक मान था जो सारम के कदमों की जंजीर बन गया था। वो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा चुका था, मगर वहीं रुक गया। मुनासिब नहीं है, उसने बगैर पलटे धीमे लहजे में जवाब दिया। क्यों मुनासिब नहीं है? जब आप मेरे लिए अपने सबसे लड़ सकते हैं, अपनी माँ से भी, तो फिर बहन के कहने पर अपने ही घर क्यों नहीं रुक सकते? ये घर भी आपका ही है, तो फिर रुकने में क्या मसला है? अबीरा ने आगे बढ़कर सारम का हाथ थाम लिया। इसका ये लम्स सारम के अंदर की इस तन्हाई को मिटा रहा था, वो जो सालों से झेल रहा था। मैं जानती हूँ आप इस घर को हमेशा के लिए छोड़ आए हैं। मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, नहीं सुननी चाहिए थी। एक भरम जो था जो रह जाता। सारम ने नजरें मिलाए बगैर कहा, कोई बात नहीं, एक भरम मेरा टूटा है, एक आपका। लहजा अफसरदा था। तबरेज़ खान और अरूब की बातें हैरानी से सुन रहे थे। ये मामला क्या है? इससे पहले कि कुछ पूछते, अबीरा खुद बोल पड़ी। बाबा, सारम भाई अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गए हैं। आप भाई को रोके यहाँ। ये भाई का भी तो घर है ना। मेरे लिए इस बुढ़ापे में इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मेरा बेटा मेरे पास लौटा है। तबरेज़ खान की आवाज़ भरा गई। इनकी आंखों में बरसों का इंतजार पिघलने लगा था। सारम ने आहिस्ता से अपना हाथ अबीरा की गिरफ्त से छुड़वाया और तबरेज़ खान की तरफ देखा। देखिए बाबा, यहाँ रिश्ते मेरी वजह से उलझे मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मेरा होटल में रहना बेहतर है। वैसे भी अपना होटल है तो कोई मसले वाली बात नहीं। किस रिश्ते में मसला होगा और क्यों होगा? बेटे अपने घर आए तो अब माँ बाप को खुशी होती है। अगर इशारा मेरी तरफ है तो बहुत गलत सोच रहे हो।
अरूब आगे बढ़कर सारंग के बिल्कुल करीब आ गई। इनके लहजे में सौतेलेपन की कोई खलिश नहीं थी, बल्कि खालिस ममता का सहर था। इस घर पर जितना हक माहिद और अबीरा का है, इतना ही तुम्हारा भी है। तो फिर रिश्ते क्यों उलझेंगे? और मुझे माँ कहा है ना, तो इस मान का भरम रखो और पूरे हक के साथ रखो यहाँ। सारंग ने सर उठाकर अरूप को देखा। मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है यही मुनासिब है और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। चलो। अरूप ने पूरे हक से इसका हाथ थामा और इसे घर के अंदर ले जाने लगी। जिस हक से बहन को महफूज करके अपने साथ ले आए हो, इसी हक से मैं भी अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। तबरेज़ खान की आंखें खुशी से इन पर जम गई। उन्होंने अरूप को देखते हुए एक बार आंखें बंद की और फिर खोली, जैसे दिल ही दिल में अपनी शरीके हयात को इस ज़र्फ पर दाद दे रहे हो। सारंग खामोशी से इनके पीछे चल पड़ा। इसे लगा कि वो बरसों बाद किसी मजबूत दरख्त की घनी छांव तले सांस ले रहा है। जैसा सारंग ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इस घर में कुछ भी नहीं उलझा था। रिश्तों का ये ठहराव अबीरा की जिंदगी का नया आगाज बन रहा था। इस बदलते मौसम की एक खुशगवार रात थी, जब माज़े की धूल मुकम्मल तौर पर छट चुकी थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर बहुत कुछ सिखा जरूर देता है। तबरेज़ खान के घर की फिजाओं को बोझपन नहीं था जो कभी उदासी बनकर दीवारों से चिपक गया था। सारंग हमेशा के लिए अपने बाबा के घर मुंतकिल हो चुका था। वो रिश्ते जो कभी अना की भेंट चढ़ गए थे, अब मोहब्बत की नई कोंपले निकाल रहे थे। माहिद ने भी तमाम तलखियां पीछे डालकर अपने भाई को खुले दिल से कबूल कर लिया। अरूप के लिए ये सुकून की वो रात थी जिसका इसने बरसों इंतजार किया था। इसे अपने शौहर तबरेज़ खान की दी हुई तमाम कुर्बानियां याद थीं। वो अपनी पहली बार एहसास हो रहा था कि वो इनके टूटे हुए खानदान को जोड़कर इनकी मोहब्बतों का कर्ज उतार रही है। इसने अपना दिल इतना वसी किया था कि खुद अपने हाथों से घर का सबसे बड़ा कमरा सारंग के लिए तैयार करवाया, ताकि इसे कभी महसूस ना हो कि इससे कोई फर्क किया जा रहा है। अबीरा को सबने मिलकर इस अंधेरे सदमे से निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया था। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर आने लगी थी। कुछ महीने लगे, मगर उजड़े हुए ख्वाबों की जगह नई उम्मीदों ने ले ली थी। जब लगने लगा कि जिंदगी पटड़ी पर आने लगी है, हालात कुछ संभल रहे हैं, तभी पता चला कि अबीरा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। TCL का वो खाकी लिफाफा जब बाबा ने खोला तो पूरे कमरे में एकदम खामोशी छा गई। अबीरा की नजरें इनके चेहरे पर टक गई थी। बाबा ने एक लंबा सांस लिया, आंखें गीली हो गई, मगर चेहरे पर एक बड़ा सुकून आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा की आवाज़ हल्की सी कांपी। मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को इस अजाब से निकाल दिया। माँ के चेहरे पर इतने सालों बाद रौनक लौट आई थी। भाई ने भी सबका सांस लिया था। सब इतने खुश थे जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत चल गई हो। घर वालों के चेहरे की खुशी देखकर अबीरा को भी चुपचाप खुद को नॉर्मल दिखाना पड़ा। उसने जबरदस्ती चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाई, जैसे इसे कोई फर्क नहीं ना पड़ता हो। मगर इस खाकी लिफाफे से निकलकर मेज पर आने वाले इन कागजों को देखकर कोई भी लड़की खुश कैसे हो सकती थी? वो सिर्फ कागज नहीं थे, इसका सब कुछ उजड़ने का मोहर लगा हुआ सबूत थे। अबीरा बेटा, बाबा ने आगे बढ़कर इसके कांधे पर हाथ रखा और थपकी दी। तुम्हें परेशान नहीं होना। तुमने मुझसे वादा किया था और तुम इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी, है ना? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अबीरा ने नजरें झुका ली, आवाज़ को बिल्कुल हल्का और आम सा रखने की कोशिश की। और मैं भला क्यों परेशान होंगी? मुझे तो पता था यही होना है। एक झूठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने कमरे की तरफ चलती। नजरें फ़ोन पर जमी थी, बस यूं ही स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी, ताकि किसी को शक ना हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कमरे में दाखिल होते ही पीछे हाथ करके दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही कुंडी लगी, अबीरा के जब्त का बंधन टूट गया था। मुंह खुला का खुला रह गया, सीने में सांस जैसे कहीं फंस कर रह गई थी। जिस दर्द को वो सबके सामने रोके खड़ी थी, इसने अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया था। हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वो खुद भी घुटनों के बल दरवाजे के साथ ही नीचे बैठती चली गई। पीठ दरवाजे से लगी हुई थी। इसने दोनों हाथ इतनी सख्ती से मुंह पर दबा लिए कि उंगलियों के निशानात चेहरे पर पड़ने लगे। जबड़ा इस कदर भिंचा हुआ था कि जैसे हड्डियां टूट जाएं। वो अपनी सिसकियों को रोकना चाहती थी, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बस गालों से होते हुए हाथों पर बहते जा रहे थे, मगर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। मेरे अल्लाह, तो जानता है ना मैं इसमें एक लफ्ज़ से कितना डरती थी। मैंने इस लफ्ज़ से बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने बाबा के सामने तक खड़ी हो गई, सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि मुझ पर ये ठप्पा ना लगे। मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मुझे ये सज़ा मिल गई। वो अपने दिल को दोनों हाथों से दबा रही थी, जैसे वहाँ शदीद तकलीफ हो। अचानक इसे लगा जैसे दम निकल जाएगा। तड़प कर ज़मीन से उठी, फिर पैर लड़खड़ा रहे थे। वो भागकर वॉशरूम में गई और अंदर से कुंडी लगा ली, जहाँ वो खुलकर रोक सकती थी।
वॉशरूम का बंद दरवाजा और अंदर गिरते पानी का शोर। अबीरा ने दीवार से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। लोग कहते हैं कि अगर इंसान को अपनी मौत का वक्त पहले से मालूम हो तो शायद सदमा कम होता है, मगर कोई इनसे पूछे कि किसी अंजाम का पहले से पता होना दर्द को कम नहीं करता, बल्कि इसके खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। इंसान इस अंजाम को अपने करीब आते देखता है, उसका एक एक लम्हा गिनता है और हर पल मरता है। तलाक भी तो ऐसी ही एक खामोश मौत है, वो मौत जो किसी लड़की को अंदर से काट कर खोखला करके ख़त्म कर देती है। काश इस लफ्ज़ को इतनी आसानी से बोलने वाले कभी ये समझ पाते कि एक औरत इस मोहर के लगने पर अपने अंदर क्या महसूस करती है। रिश्तों का टूटना, उम्मीदों का दफन होना और एक नाम का मिट जाना कोई खेल नहीं होता। वो इस तस्वीर को दो रुख हैं और दोनों अलग हैं। जब एक मर्द ये लफ्ज़ कह रहा होता है वो अंदर से टूट रहा होता है, और जब एक औरत इसे सुन रही होती है तो पूरी कायनात बिखर रही होती है। लफ्ज़ एक ही है मगर इसका वार दोनों तरफ यकसा तकलीफ होता है। अबीरा के आईने में अपने सूजे हुए चेहरे को सुर्ख आंखों से देखा। सोच रही थी कि इसने कहाँ गलती की। वो तो इस अंजाम से बचने के लिए अपने बाप के सामने खड़ी हो गई थी, ज़माने से लड़ गई थी, मगर शायद कुछ फैसले इंसान के अपने हाथ में नहीं होते। जब मुकद्दर की स्याही फैल जाए तो तमाम तर कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था और आज वो इसे बुरी तरह हार चुकी थी। 6 महीने बाद सुबह की पहली मध्यम किरण ने जब खिड़की के शीशे को छुआ तो कमरे के अंधेरे ने आहिस्ता से अपने कदम पीछे हटाए। सूरज अपनी पूरी तरह उफक से नमूदार नहीं हुआ था, मगर इसकी हल्की रोशनी सफ़ेद पर्दों को चीरती हुई सीधी अबीरा की मेज़ पर आ पड़ी थी, जहाँ एक पुरानी डायरी खुली रखी थी। पूरे 6 महीने बीत चुके थे। सबकी नज़रों में अबीरा पुरसकून ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामूल पर वापस आ चुकी थी। इसने अपने हंसते मुस्कुराने और रिश्तों के दरमियान बैठने के ढंग से सबको ये यकीन दिलाया था कि वो इस सदमे से निकल चुकी है, मगर ये वो जख्म थे जो इसने दुनिया की नज़रों से बचाकर सिर्फ अपने और इसकी डायरी के बीच महफूज कर लिए थे। ये इसका वो पोशीदा रोना था जिसकी भनक इसने अपने बाबा को और अपनी माँ को भी नहीं होने दी थी। अबीरा ने एक गहरी सांस ली। हाथ में पकड़ा हुआ कलम सफ़ेद कागज़ पर टिक गया, जैसे वो अपने अंदर सुलगती राह को लफ्ज़ों का रूप देना चाहती हो। उसने लिखना शुरू किया। औरत बड़ी बेवकूफ़ होती है। उसने एक तल्ख सतर लिखी और कलम वहीं रुक गया। वो इतनी जल्दी एतबार कैसे कर लेती है। ज़िंदगी ने इसे सिखाया है कि कायनात में असल और पक्के रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते होते हैं, बाकी सब शराब हैं। हम कितनी आसानी से एक मर्द के मान पर अपनी पूरी दुनिया वार देते हैं। इसकी मोहब्बत के झूठे आसमानों के हमें हवाओं की तरह उड़ते हैं और फिर इसी उड़ान के चक्कर में अपने पंख अपने ही हाथों से काट बैठते हैं। अबीरा ने अगला पैराग्राफ शुरू करने से पहले बाहर चमकती धूप को देखा, जिसका इसके अंदर के अंधेरे से कोई ताल्लुक नहीं रहा। पुरानी कहावतों में बुजुर्ग खवातीन अक्सर कहा करती थी कि मर्द सिरहाने का साफ होता है। मैं आज भी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि हर मर्द आर्यान नहीं होता और हर औरत अबीरा नहीं बनती। मगर ये सच अब मानना पड़ेगा कि वो कहावतें किसी इंसान के खून के आंसुओं का निचोड़ होती है। वो चंद लम्हे साकत बैठी रही। कलम की नोक पर स्याही जमने लगी थी। मेरे जैसी ना जाने कितनी अबीरा आज इस दुनिया के सामने मुस्कुराकर अंदर ही अंदर सचक कर जी रही होंगी, और आज आर्यान जैसे न जाने कितने ही दिलों को अपनी अना की भेंट चढ़ाकर खुद को फाते समझ रही होंगे। मैं घंटों सोचती हूँ कि मैं गलत कहाँ थी। मेरा कसूर क्या था? क्या किसी पर अंधा एतबार करना गलत था, या अपने निकाह के बंधन में किसी को आखिरी हद तक इज्जत देना गलत था? मैं जितना भी पीछे जाऊँ मुझे अपना कोई गुनाह याद नहीं आता। जिनको अपनी कायनात समझा उन्होंने सफ़र के अधूरे मोड़ पर यूँ हाथ छोड़ा कि आज 6 महीने बाद भी हम अपने ही वजूद की किरचियाँ समेटने में मसरूफ़ हैं। आर्यान खान अगर कभी ज़िंदगी ने मोहलत दी और ज़ुबान खोलने का मौका मिला तो मैं भी बताऊँगी कि इस तज़लील के पीछे मैंने क्या कुछ महसूस किया है। मैं खुदा की अदालत में तुम्हारा हाथ ज़रूर थामूंगी। रोज़ महशर तुमसे ये जवाब ज़रूर मांगूंगी, क्योंकि इसके हाँ रात गई बात गई वाला कानून नहीं चलता। मैं वहाँ खुदा के सामने खड़े होकर पूछूंगी कि जब मैंने बेवफाई नहीं की तो फिर मुझे ये हौलनाक सज़ा क्यों मिली। वो रोज़ की तरह दिल की भड़ास निकाल कर और अपने ज़ख्मों को कागज़ में समेट कर मेज़ से उठ खड़ी हुई थी। इसने डायरी बंद की और दरवाजे के सबसे निचले हिस्से में छुपा दी। इस कमरे की दहलीज पार करते ही इसे अपनी इस उदासी को यहीं दफन करना था। बाहर बागीचे में इसके बाबा थे जो इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। बाहर मामा थी जो इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करती थी, और 2 भाई थे जिनकी नजरें अपनी बहन की एक मुस्कुराहट के लिए दिन भर इसके आगे पीछे मंडलाती थी। अबीरा इन सबको अपनी जात के
इस रोग की खातिर दुखी नहीं कर सकती थी। इसने चाबी घुमाई, दरवाज़ा बंद होने की कड़कदार आवाज़ इसके खामोश कमरे में एक मोहर की तरह लगी थी। अबीरा ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखा। आंखों के गिर्द 6 महीने पुरानी सूजन अब मध्यम गुलाबी रंगत में बदल चुकी थी, मगर पलकों पे ठहरा हुआ पानी अब भी कच्चा था। इसने दोनों हाथों से गालों को थपथपाया, चेहरे को थोड़ा सा खींचा और होठों को एक मखसूस जाविये पर फैला दिया। आईने में अब पछतावे वाली अबीरा नहीं, तबरेज़ खान की चहेती बेटी खड़ी थी जो मुस्कुरा सकती थी। इसने गहरा सांस लेकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो हॉल से उबलती हुई रोशनी और अपनों की आवाज़ों का लम्स इसके वजूद से आ टकराया था। बागीचे की तरफ खुलने वाले बड़े दलान में तबरेज़ खान अखबार हाथ में लिए बैठे थे, मगर इनकी नज़रें मुसलसल अंदर आने वाले रास्ते पर जमी थी। जैसे अबीरा की चप्पल की चाप सुनाई दी, अखबार का कोना नीचे हुआ और उनके चेहरे की झुर्रियाँ एकदम सुकून के धीमे तासुर में ढल गईं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी ऐनक नाक पर थोड़ी सी नीचे सरकाकर इसे ऊपर से नीचे तक देखा और इत्मीनान से सर हिला दिया। हमारी बेटी जाग गई? जी। लबों पर मुस्कुराहट थी। अरूप बावर्ची खाने से गर्म पराठों की खुशबू अपने हमरा लिए निकली तो इसका चेहरा खुल उठा था। माहिद और सारम लाउंज की मेज पर बैठे किसी फाइल पर बहस कर रहे थे, लेकिन अबीरा के कदमों की आहट पाते ही दोनों यकदम खामोश हो गए। सारम ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन मेज पर रखा और कुर्सी पीछे खींचकर खड़ा हो गया। उसने अबीरा के चेहरे की जर्दी को बहुत बारीकी से मापा और फिर अपनी जेब से चॉकलेट का एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेज पर पुश कर दिया। थैंक यू, अबीरा ने मुस्कुराकर कहा। आज का नाश्ता तुम्हारी पसंद का है, गरम गरम आलू के पराठे, वो भी मामा के हाथ के। जल्दी आओ वरना माहिद सब खत्म कर देगा। सारम ने हल्की सी शरारत से कहा। इसकी आंखों में वो गहरा मुहाफिजपन था जो अपनी माँ की दहलीज छोड़ते वक्त साथ लाया था। माहिद ने बिना किसी जवाब के हंसकर सारम की बात की तायीद में सर हिलाया। अबीरा ने मुस्कुराकर चॉकलेट उठाई और बाबा के बिल्कुल करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने तबरेज़ खान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया जो अखबार पढ़ने का बहाना कर रहे थे। तबरेज़ खान ने अखबार वहीं छोड़ा और अपना सर दूसरा हाथ अबीरा के हाथ पर रखकर इसे हल्का सा थपथपाया। इस दलान में कोई परेशान नहीं रहा था। किसी के लबों पर आर्यन खान का नाम नहीं था और ना ही कोई माजी का मरसिया पड़ रहा था। वहाँ मौजूद हर वजूद अपने हिस्से की मोहब्बत अबीरा के गिर्द इस तरह बुन रहा था जैसे वो मिलकर इसके परिंदे के कटे हुए पंख दोबारा उगाना चाहते हो। अबीरा ने चाय का कप होंठों से लगाया तो गर्म भाप के पीछे इसकी आंखें एक बार फिर नम हुई, मगर इस बार पछतावे के आंसू नहीं थे। वो इस मान का शुक्राना थे जो इसे अपने खून के रिश्तों से मिला था। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, नाश्ता करो, इसके बाद मुझे ज़रूरी बात करनी है अपने दोनों बेटों से। अरूप की आवाज़ दलान में गूंजी तो सबने मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा। वह गरम गरम पराठे तवे से उतार कर अपने बेटों के सामने रख रही थी। तबरेज़ खान ने अखबार एक तरफ रखा और शौक नजरों से अपनी शरीके हयात को देखा। अच्छा जी, क्या खास बात करनी है आपने अपने बेटों से? आजकल हम पर कोई खास तवज्जो नहीं देती, हर वक्त बेटों के गिर्द ही मंडलाती रहती हैं। ज्यादती है खानम। कैसी बातें करते हैं खान, आप पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। आप एक बार बताएं, क्या मैंने आपको पराठा कम दिया? अरूप की इस सादगी पर हाल में मौजूद सब लोगों की एकदम से हंसी छूट गई। अबीरा ने भी चाय का कप हैंडल से थामते लबों से मुस्कुराहट दबाई थी। अरे खानम, हम प्यार की बात कर रहे हैं, आपने पराठे की बात शुरू कर दी है। तबरेज़ खान ने खुलकर मुस्कुराते हुए इनका हाथ खींचना चाहा। अल्लाह ताला माफ़ करे, कैसी बातें कर रहे हैं, जवान औलाद बहती है, कुछ तो सोच लिया करे। और कुछ भी कह जाते हैं। वो शर्मा कर अपने दुपट्टे का पल्लू संभालते हुए तेजी से वापस किचन की तरफ मुड़ गए, जिस पर पूरे हॉल में कह के गूंज उठे थे। कसम से अम्मा, जो शर्माती है ना, बहुत प्यारी लगती है। माहिद ने पराठे का निवाला तोड़ते हुए बुलंद आवाज में कहा। खबरदार, जो मेरी माँ को किसी ने परेशान किया। सारम ने उंगली उठाकर मसनूई गुस्से से माहिद को घूरा तो दलान का माहौल मजीद खुशगवार हो गया। सारम बेटा, ये बात थोड़ी सी अपने बाबा को भी समझा दे, शुरुआत तो हमेशा यही करते हैं। अरूप दोबारा प्लेट संभाले बाहर आई तो सारम से शिकायत की। खानम, मैं देख रहा हूँ आप जरा अपने बेटों को लेकर ज्यादा ही इतरा रही हैं। तबरेज़ खान ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा। हाँ तो क्यों ना इतराऊं, दो बेटे हैं मेरे, अब तो घर में मेरी ही चलेगी। अरूप ने चेहरे पर एक मानूस सा तकब्बुर सजाया। खानम, हुक्मरानी तो पहले भी आपकी ही थी, अब भी आपकी है और हमेशा आपकी ही चलेगी। वो अल्फाज थे कि वो मुस्कुराहटें जो हमेशा तबरेज़ खान के अरूप के चेहरे पर देखना चाहते थे। अरूप ने बरसों एक घुटी घुटी सी जिंदगी गुजारी थी, मगर शायद अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किया था, अब सही वक्त पर सब कुछ हो रहा था। अपने भाई और मायके का साथ मिल जाने के बाद वो जैसे पूरी तरह खिल सी उठी थी। अब तो हर 1-2 दिन बाद इनका चक्कर वहाँ लगता था और तबरेज़ खान भी इन्हें कभी मना नहीं करते थे। दूसरी जानब जब शायान से मुलाकात हुई थी तो वो वापस आ गया था। इसके बाद इसने कभी राब्ता नहीं किया था। अरूप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सही मायनों में मुतमईन हो चुकी थी। सारम के रूप में इन्हें एक और फर्माबरदार बेटा मिल गया था और अबीरा की वापसी ने इनके
इनका घर मुकम्मल कर दिया था। ये सब चीज़ें मिलकर इनके वजूद को भरपूर बना रही थी और ये सच्ची खुशी अब हर वक्त इसके चेहरे पर दिखती थी, जिसे देखकर तबरेज़ खान खुद फिर से जवान और जिंदा महसूस करते थे। चलिए अब बताएं भी क्या ज़रूरी बात करनी है और अब बैठ जाएं, पराठे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अबीरा को तजस्सुस हो रहा था। अरूप ने अपने दुपट्टे का पल्लू संभाला और टिश्यू से हाथ साफ करते हुए अपने दोनों बेटों के दरमियान आकर बैठ गई। इनके चेहरे पर एक जानदार और पुरवकार मुस्कुराहट थी। अच्छा बात यह है कि सारम, तुमसे शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ और झूठ मत बोलना। सारम ने मुंह में निवाला भरते हुए माँ की तरफ देखा। आप तो जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अजीब पूछे, तुम इंशा को पसंद करते हो ना? अरूप का ये सवाल सुनते ही सारम के हलक में निवाला रुक गया। वो बुरी तरह खांसने लगा। माहिर ने जल्दी से पानी का गिलास इसके आगे किया। भाई सब्र, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। सारम ने पानी का घूंट भरा और नजरें चुराने लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सोच लो बेटा जी, अभी भी आपने कहा है कि आप झूठ नहीं बोलते और अभी से झूठ शुरू। अरूप ने प्यार से टोका था। प्लीज इस बात को मत छेड़ें, ये बात कब की खत्म हो चुकी है। जो कुछ था मेरी तरफ से था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। कल को कोई इस पर उंगली उठाए या इसे कोई इल्जाम दे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सारम का लहजा एकदम संजीदा और ठोस हो गया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई उंगली उठाएगा या कोई इल्जाम देगा? जो पूछा है सिर्फ इसका जवाब दो। अरूप ने इसकी आंखों में झांका। ये बात आपसे किसने कही है? सारम ने हैरानी से पूछा, जबकि बाकी सब हैरान बैठे थे। इस सवाल की किसी को तवक्को नहीं थी। बेटा जी, माँ को अपने बेटे के दिल का हाल मालूम हो जाता है। और वैसे भी अपनी अलमारी ध्यान से रखा करो, इसे लॉक रखा करो, वरना माँ लॉन्ड्री के कपड़े अंदर सेट करते हुए कभी कभी बीच में रखे हुए छोटे से प्यारे से एल्बम को खोलकर देख लेती है और फिर गलती से नज़र इस प्यारी सी तस्वीर पर भी चली जाती है। और फिर जब गलती होनी शुरू होती है तो गलती से बंदा ये भी देख लेता है कि इसके नीचे किसी ने छोटे से प्यारे से अंदाज में आई लव यू लिखा हुआ है। वैसे मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आई लव यू का मतलब यही होता है ना कि इस बंदे से प्यार है। अरूप ने इतने प्यारे और सुलझे हुए अंदाज में सारम की चोरी पकड़ी कि सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहटों से खिल उठे थे। सारम बुरी तरह शर्मिंदा होकर हाथ मुंह पर रखे मुस्कुरा रहा था। आइंदा ध्यान रखूंगा, इसने हार मानते हुए कहा। रखना भी चाहिए, वरना फिर माँ फिर चोरियां पकड़ लेती हैं। और अब आप जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दें। सारम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने धीमी आवाज में अपनी असल उलझन सामने रखी। अगर मैं हाँ कह भी दूं तो क्या फायदा है? यारम नहीं मानेगा। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? मैं कहूँ और यारम न माने, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बस अपने दिल की बात बताओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी बहू कैसे लेकर आती हूँ ये मुझे अच्छी तरह पता है। अरूप ने जिस्मान और ठोस यकीन से कहा था। सारम के अंदर का सारा बोझ जैसे एकदम हल्का हो गया था। इसने बेख्तियार अपना सर अरूप के कांधे से टिकाया, जो इस वक्त सौतीली नहीं बल्कि इसकी सगी माँ बनकर इसका मान बन चुकी थी। ये मान तो कभी सगी माँ ने दिया ही नहीं था, ना ये मोहब्बत, ना ये मान जिसके लिए वो बचपन से तरसा हुआ एक बच्चा था। हाय मैं सदके जाऊं, क्या बेटियों वाला अंदाज है आपके भाई का। माहिर ने मुस्कुरा कर छेड़ा और एक और निवाला मुंह में डाला। अब और क्या पूछना है अम्मा? ये इनकी हाँ है मतलब लड़के की तरफ से पूरी रजामंदी है। वाह भाई, छुपे रुस्तम निकले। अब और क्या पूछना है अम्मा? ये इनकी हाँ है मतलब लड़के की तरफ से पूरी रजामंदी है। वाह भाई, छुपे रुस्तम निकले। कब से चल रहा था ये सब? दलान की फिजा एक बार फिर से इनकी हंसी और अपनों के सच्चे मान से महक उठी थी, जिसका सारम ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तुम चुप रहो, तुम्हारा भी बंदोबस्त मैंने कर रखा है। माहिर ने तो सारम को तंग करना चाहा, मगर अरूप की नजर अब इस पर थी। इनके लहजे का वो यकीन दलान में बैठे हर शख्स को हैरान कर रहा था। मेरा क्या बंदोबस्त कर रखा है? माहिर ने निवाला मुंह में लेते हुए मासूमियत से पूछा। तुम्हारा बंदोबस्त ये कर रखा है कि मेरा प्यारा बेटा अपनी प्यारी सी नूर को नहीं भूला, तो मैंने तय कर लिया है कि अब मैं और तुम्हारे बाबा जाकर नूर को वापस धूमधाम से अपने घर की इज्जत और बहू बनाकर लेकर आएंगे। तबरेज़ खान तो बस खामोशी से देखते रह गए थे कि अरूप इतना कुछ सोच चुकी है और उन्होंने इस बात की इन्हें भनक भी नहीं होने दी। दूसरी तरफ माहिर ने सुनते ही थोड़ा सा मुंह लटका लिया था। नहीं मामा, आपको पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे और आर्यान की बहन है। माहिर ने टूटे से दिल से कहा था। पहली बात, वो आर्यान की बहन जरूर है, मगर इसे खाला ने पाला है और इन लोगों की सोच बहुत मुख्तलिफ है और वो मानेंगे कैसे नहीं। मैं खुद जाकर खाला से बात करूंगा। सारम ने माहिर के कांधे पर हाथ रखकर धीमे लहजे में हाँ मिलाए। लो जी, तुम्हारे भाई ने आधा मसला तो हल कर दिया। और वैसे भी अगर मैं कहूँ कि मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है सोनिया से और मैं 75% इनको मना चुकी हूँ, तो अरूप ने मुस्कुराकर पत्ता खेला। तो फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। माहिर के चेहरे की लटकी हुई रौनक एकदम लौट आई। आप ही से पूछ लें, इन्हें तो कोई मसला नहीं है ना? माहिर ने एकदम अबीरा की जानिब देखा। वो अपनी खुशी में अपनी इस बहन के माजी के जख्मों को नहीं भूलना चाहता था, जिसका रिश्ता आर्यान से जुड़ा था। अबीरा ने चाय का कप मेज पर रखा और सबकी तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराई। मुझे क्यों मसला होगा? मेरे भाई खुश है तो मैं खुश। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोली। इसके लहजे का ठहराव आर्यान के नाम पर अब
मुतज़लज़ल नहीं होता था, लेकिन दलान की इस रौनक के दरमियान तबरेज़ खान खामोश बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। इनके चेहरे का जमूद अरूब से छुपा नहीं रहा था। खान, आप क्या सोच रहे हैं? अरूब ने धीमी आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आप इन लोगों को इतनी आसानी से नज़रों के सामने कबूल कर लेंगी। तबरेज़ खान ने ऐनक उतार कर मेज़ पर रखी तो दलान की हंसी एकदम धीमे ठहराव में बदल गई। इनकी आंखों में छुपा फिक्र अब साफ नुमाया था। अगर आप नूर को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगी तो ना चाहते हुए भी इन रिश्तों से वापस आपका सामना होगा, जो माजी में आपको गहरी तकलीफ दे चुके हैं। अरूब ने एक धीमी मगर इंतहाई ठोस मुस्कुराहट के साथ अपने शौहर की तरफ देखा। इनके लहजे में अब किसी सदमे का कोई खौफ बाकी नहीं था। मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूँ खान, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी गुजरे हुए किस्से के लिए मैं अपने बेटों की खुशियाँ दाव पर नहीं लगा सकती। आप ही तो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए माँ बाप को खुला आसमान बनना चाहिए, तो आसमान कभी ये नहीं सोचता कि इसे किस चीज़ से फ़ायदा है और किससे नुकसान। वो तो बस अपने ऊपर उड़ने वाले पंछियों को खुली फिजा देता है। उन्होंने रुककर सबके चेहरों पर नजर डाली, जहां अब एक इत्मीनान उतर रहा था। आप सभी फिक्र छोड़ दें, वैसे भी हमने रिश्ता सोनिया और काशिफ खान से लेने जाना है। मेरी इनसे बात हो चुकी है, इन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जब वो बेटी वाले होकर इतनी समझदारी दिखा रहे हैं तो हम अपनी बेटी के लिए स्टेप क्यों ना ले लें। अरूब ने इतनी समझदारी से और काटदार अंदाज में तबरेज़ खान को मुतमईन किया कि वो खामोश हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। ठीक है जनाब, जैसे आपकी और आपके बच्चों की मर्जी। बस फिर अब ये बता दें कि ऑफिशियल तौर पर कब जाना है रिश्ता लेने के लिए। रिश्ता लेने के लिए नहीं खान, मैं तो सीधा तारीख फिक्स करने के लिए जाऊंगी। रिश्ता भी होगा, मंगनी भी होगी और इसी दिन शादी की तारीख भी फिक्स होगी। मैं अब इस मामले को ज़्यादा लटका नहीं सकती। मामा इतनी जल्दी सारा कुछ? सारा ने हैरानी से कहा। और तो और क्या, मैं क्या करूँ? मैंने तुम लोगों को बूढ़ा थोड़ी करना है, यही तो ज़िंदगी है। वाह जी, तो फिर आप दो भाइयों की शादी है तो मुझे तो अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। अमीरा ने खिलते हुए चेहरे के साथ कहा। इसकी आवाज़ में आई ये चमक पूरे घर के लिए एक नई सुबह का पैगाम थी। बिल्कुल अबीरा, तुम अब तैयारियां शुरू कर दो और इन दोनों को दुल्हों को ही अपने साथ लेकर जाओ। बाजार के चक्कर लगाओ, इनकी परियों के कपड़े भी खरीदो और अपने लिए भी बेहतरीन जोड़े पसंद करो। अब बाजारों के चक्कर नहीं लगा सकती, बाकी घर का सारा इंतजाम मैं खुद देख लूंगी। अरे भाई, आपने तो सब कुछ तय भी कर लिया है, अभी हम रिश्ता लेने गए भी नहीं हैं और आपने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तबरेज़ खान ने बुलंद आवाज़ में कहका लगाया। दलान की दीवारें इनके कहके से गूंज उठी थी। अरूब ने मोहब्बत से अपने बेटों की तरफ देखा और धीमे लहजे में वो आखिरी सच कह दिया जो इनका सबसे बड़ा यकीन था। दिल में सच्चाई हो तो अल्लाह ताला सबकी राहें खुद ही सीधी कर देता है। स्कॉटलैंड की सर्द हवा और यकबस्ता रात में आर्यान के अपार्टमेंट के अंदर रात अब पछतावे और खामोश फैसलों के बोझ से मजीद संगीन हो रही थी। गुलनाज ने चाय का मग आर्यान के सामने मेज पर रखा और इसके चेहरे की जर्दी को महसूस करते हुए धीमे लहजे में बात का आगाज किया। आर्यान बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने परिचय को माफ कर दिया। तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। इज़ल खामोश पाँव पीछे को मोड़े सोफे पर बैठी थी और मोबाइल पर कुछ देख रही थी। 6 महीनों से इसका मामूल यही बन गया था, बस पढ़ाई और फिर खुद को मसरूफ रखने के लिए मोबाइल और टीवी पर दिल लगा लेना। ना कोई दोस्तियां थी, ना जिंदगी में कोई हलचल, सब कुछ जैसे ही रुक सा गया था। पूरा दिन खुद को कमरे में बंद रखना इसकी आदत बन चुकी थी और इस वक्त भी वो लाउंज में ऐसे बैठी थी जैसे वहाँ होकर भी ना हो। अफजल खान चाय के छोटे छोटे घूंट लेते हुए बाप की नज़रों से अपनी बिखरी हुई औलाद को देख रहे थे। आर्यान ने चाय की प्याली को देखा। माँ की बात इस पर इसके लबों पर एक इंतहाई तल्ख और सपाट मुस्कुराहट उभरी। शायद कोई और वक्त होता वो कभी माफ़ न करता, मगर अब माफ़ के लिए इसके लिए कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि इसने कहीं और शादी करके मुझ पर एहसान किया है। मेरी ज़िंदगी में अब किसी दूसरी औरत की जगह नहीं है, बस वो थी और वही थी। अब किसी को आने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए परिचय का वजूद या इसका फैसला मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। आर्या ने चाय का घूंट लिया, जबकि मायने रखना चाहिए था। बचपन की मंग थी तुम्हारी, मर जाने के मुतबादिल होता है जब वो मंग कहीं और रिश्ता जोड़ ले। अफजल खान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए चाय का अगला घूंट पिया। चले, अगर मर जाने के मुतबादिल होता है तो मैं इसी दिन मर गया था जिस दिन अबीरा को वहाँ रोता हुआ छोड़ कर आया था। अब मैं जिंदा लोगों में शामिल नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन कहाँ रिश्ता जोड़ रहा है। आर्यान की आवाज़ में वो ठोस मुर्दापन था जिसने लाउंज की सर्दी को मज़ीद बढ़ा दिया था। गुलनाज तड़प उठी थी। उन्होंने दोनों बहन भाइयों को देखा जिनकी ज़िंदगी इनके अपने फैसले की राख बन चुकी थी। बेटा, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। तुम दोनों बहन भाई अब आगे कदम बढ़ाओ। तुम लोगों ने बहुत गलत और नादानियों में जो फैसले किए हैं, अब इनको सुधारने का वक्त है। हम भी अपने आखिरी वक्त में तुम दोनों को अपने घरों में खुशहाल देखना चाहते हैं। आप लोग इज़ल की फिक्र ना करो। इज़ल के लिए मैंने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और इज़ल के साथ इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। इसे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। क्यों इज़ल?
ईज़ल ने बस एक नज़र उठाकर भाई को देखा और चुपचाप सर हिला दिया। वो सबको देखते, सबको कैसे बताते कि आर्यन ने किस तरह इसे इस फैसले के लिए मनाया है। वो भला कैसे न मानती अपने ही भाई का वो मुरझाया हुआ चेहरा देखकर। इसके पास इनकार का रास्ता ही कहाँ था। आर्यन आज जिस साइको स्टेज पर पहुंच चुका था, इससे ये उम्मीद करना बहुत आसान था कि वो किसी भी वक्त अपने आप को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ईज़ल ने अपने दिल में यही सोचकर समझौता कर लिया था कि मैं तो अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ, तो ठीक है ये बेरंग ज़िंदगी अब भाई के नाम पर। मगर इस फैसले में इसकी खुशी शामिल नहीं थी। अच्छा, अगर आप लोगों की बात हो चुकी है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी बताओ। ईज़ल के रिश्ते वाली बात अफजल खान थोड़े खुश हो गए थे कि चलो इनकी बेटी का उजड़ा हुआ घर अब दोबारा बसने जा रहा है। आर्यन ने सोफे की पुर्ज से टेक लगाई। मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये इसका बेटा है और यही पर सेटल है। मुझे पसंद है, अच्छा लड़का है और सुलझा हुआ है। बाकी मजीद आप ही एक नज़र देख लें और मैं चाहता हूँ कि एक बार ईज़ल भी इसे मिल ले। नहीं, आप लोग मिल लें, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ईज़ल के ये कहते हुए सोफे से उठी और तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इसके बंद दरवाजे की आवाज़ हॉल में गूंजी तो अफजल खान ने एक गहरी सोच में डूबते हुए गुलनाज को और आर्यन को देखा। ये सच में राजी है। बाप का दिल भी अब हिचकिचा रहा था। आप इसकी फिक्र न करें, इसे मैं देख लूँगा। आप लोग अपना जहन बनाएं, हम लोग चलते हैं और कल का ही प्रोग्राम रख लेते हैं। क्या ख्याल है? वैसे भी लोग जल्दी करना चाहते हैं। इनकी वालिदा को ब्लड कैंसर है और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी की खुशी देख लें। आर्यन की इन बात को खत्मी शक्ल दी। अगर ऐसी बात है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छा सबब है। गुलनाज बेगम ने तायीद की। ठीक है, फिर हम लोग कल इंशाअल्लाह तैयारी करते हैं। अफजल खान ने हामी भर ली थी। अपार्टमेंट के अंदर रिश्तों का एक नया और खामोश ताना बाना बुना जा रहा था, जहाँ अब मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ जिम्मेदारियां बाकी रह गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही ईज़ल की हिम्मत जैसे रेत की दीवार की तरह ढह गई थी। वो भागती हुई बेड की तरफ बढ़ी और तकिए पर ऊंधे मुंह गिरकर बुरी तरह रो पड़ी थी। इसका पूरा वजूद सिसकियों के जद में लरस रहा था जो पिछले 6 महीनों में इसके अंदर एक लावे की तरह पक रही थी। गाल तकिए में पीछे वो अपनी चीखों को अपने अंदर ही घूंट रही थी, मगर ये कर्ब अब इसके वजूद की हदें तोड़ रहा था। इसने कांपती उंगलियों से अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर बहते आंसुओं के धुंधलके में एक ऐसा नंबर मिलाया जो इसकी रूह को मसलूब का कागज पर लिखा जा चुका था। स्कॉटलैंड की रात 10 बज रहे थे और यहाँ की यकबस्ता बेरहम रात अपने पूरे अरूज पर थी, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में रात के 2 बज रहे थे, जहाँ फिजा पर एक गहरा और होलनाक सन्नाटा तारी था। यारम खान अपने कमरे में स्टडी टेबल के धीमे उजाले में जो किसी गहरी सोच की कैद में था। इसके फ़ोन की स्क्रीन एक अनजाने इंटरनेशनल नंबर से एकदम रोशन हुई। इसने एक सर्द सांस ली, कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो। खामोशी। हेलो कौन? यारम की सपाट और भारी आवाज़ गूंजी। दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर इसने दोबारा कहा, यारम हियर। ईज़ल ने अपने होंठ को दांतों तले इस हद तक भींचा कि दर्द की एक लहर इसके दिमाग तक गई। इसकी सिसकी गले में ही दम तोड़ने लगी थी। इसने इंतहाई धीमे लरजते और अधूरे लहजे में वो नाम पुकारा जो कभी इसका अपना कुलसासा हुआ करता था। यारम। यारम के हाथ की गिरफ्त फोन पर यकदम इतनी सख्त हुई कि इसके पूरे का पूरा खून सफ़ेद हो गया था। वो आवाज़ इसके दिल के किसी बंद जख्मी गोशे से आ टकराई थी और इस आवाज़ की काट को कैसे भूल सकता था? कौन? इसने जानबूझकर अपने लहजे की पर अजनबियत की एक पथरीली चादर ओढ़ी। अब मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानते? अब इतनी पराई हो गई हूँ कि मेरा नाम भी नहीं याद? ईज़ल से सकते हुए बोली तो इसके लहजे का दुख इस फ़ोन के तारों को जला रहा था। ईज़ल, तुम। यारम ने एक बहुत गहरी थकी हुई और भारी सांस ली। फ़ोन क्यों किया? बात करने के लिए, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है ईज़ल। न मेरी आवाज़ तुम्हें सुकून देगी और ना अब मुझसे बात करने का कोई हासिल बचा है। जिस रास्ते पर ना चलना ना हो, इसका पता ना हो, पूछने मुझे फ़ोन मत किया करो। यारम का लहजा इतना ठोस और पत्थर की तरह सख्त था कि ईज़ल को लगा कि इसके दिल के आर पार किसी ने खंजर उतार दिया हो। क्या करूं? दिल नहीं मानता। तुम तो मुझे हर नंबर से ब्लॉक कर देते हो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब फिर से मैंने बहुत मुश्किल से अपने वजूद के टुकड़ों को चुनकर खुद को संभाला है। क्यों? तुम्हें संभालती? अब तो तुम भी आज़ाद हो और वो भी आज़ाद है। मुझसे क्या छुपाना? अब तो तुम दोनों कज़न हो, जब चाहो मिल सकते हो। अब तो कोई पाबंदी है ही नहीं और ना ही कोई रोक टोक। वो दीवानगी में बोल रही थी। ईज़ल, अगर तुमने इस तरह की फजूल बातें करने के लिए फ़ोन किया है तो ये फ़ोन बंद कर दो और मेरी ज़िंदगी में अब मदाखलत करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। यारम ने खुलकर अमीरा का नाम नहीं लिया था, लेकिन इसके लहजे की तपिश ईज़ल को ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि इसका तीर निशाने पर लगा है।
चलो बस एक बार कबूल कर लो कि तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है और तुम लोग खुश हो। मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। बस मुझे पता तो चले कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और खुश हो। प्लीज़ एज़ल, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें तो कभी ना बताता। दूसरी तरफ से बात खत्म होते ही लाइन कट गई थी और वो नंबर एक बार फिर से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। एज़ल का हाथ बेड से नीचे फर्श पर गिर गया। उसने मोबाइल एक तरफ फेंका और तकिए को दोनों हाथों से बुरी तरह खींचते हुए अपने वजूद की आखिरी हद तक सिसक उठे। इसके पछतावे की तपिश इस यकबस्ता कमरे को झुलसा रही थी और वो सिर्फ एक ही जुमला दोहरा पा रही थी, तुमसे कैसे गिला यारन, तुमने तो अपने हाथों से ही अपनी जन्नत खुद उजाड़ी है। बाहर स्कॉटलैंड की सर्द हवा खिड़कियों पर सर पटक रही थी, मगर अब इस अंधेरी रात का कोई सवेरा एज़ल के मुकद्दर में नहीं था।